सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो। इस वीडियो में जो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के लिए, ये एक तरह की समरी वीडियो है। इसमें सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करूंगा। सो इसको लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है हमने बोरो किया है यूएसए से। ओके। सो इसमें जो है फुल लिस्ट विद एक्सप्लेनेशन जो है, जो आर्टिकल 12 है वो हमारी स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट यानी कि जो हमारा इंडिया वो एक स्टेट है, उसके अंदर कैसे जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, पार्लियामेंट और जुडिशरी, जो तीन मेन चीजें हैं ये कैसे वर्क करती हैं, वो सब कुछ जो है हमारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे काम करता है, वो सब कुछ जो है आर्टिकल 12 में जो है डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 13 में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स और उनके रिलेटेड जो लॉज हैं वो इसमें बताए गए हैं। अगर हम बात करें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं छः के छः, वो कौन से हैं, तो चलिए उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं आर्टिकल वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राइट टू इक्वालिटी। सो जो राइट टू इक्वालिटी जो है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। सो जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि यूनिवर्सल इक्वालिटी बिफोर लॉ। यूनिवर्सल इक्वालिटी का मतलब यानी कि जो भी इंडिया में जो रहता है, इंडियन जो नागरिक है, वो जो है वो यूनिवर्सली इक्वल है लॉ के सामने। यानी कि रिगार्ड्स उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, उसका कोई भी कलर हो, कोई भी जेंडर हो, वो लॉ के सामने जो है सभी लोग जो है एक बराबर हैं। और जो आर्टिकल 15 है, सो देखिए सबसे पहला जो आर्टिकल 14 है इसमें तो बात हो रही है इक्वालिटी की। सो जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, वो इक्वालिटी को बचा रहा है। यानी कि ये जो है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। और इसमें जो है एक्सेप्शंस है वुमेन, चिल्ड्रन और SC ST के लिए। मतलब कि इसके अंदर जो है स्पेशल प्रोविजंस हैं सब आर्टिकल्स में, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और SC ST के लिए। और जो आर्टिकल 16 है वो कहता है कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज अंडर स्टेट। यानी कि जो नौकरी है वो सभी को अपॉर्चुनिटीज के बेस पे मिलेगी। यानी कि जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी, और वो जो योग्यता है वो सबके लिए बराबर होगी। और फिर आता है आर्टिकल 17, जिसके अंदर जो है अनटचेबिलिटी को जो है अबॉलिश किया गया था, और ये जो है एक पनिशेबल सेक्शन है अंडर आईपीसी। अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, तो ये जो है सभी के सभी टाइटल्स को जो है अबॉलिश करता है, एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। एकेडमिक टाइटल्स जो सरकार देती है और मिलिट्री टाइटल्स को छोड़ के सभी के सभी टाइटल्स जो हैं वो इसके तहत आर्टिकल 18 के अंडर जो है अबॉलिश कर दिए गए हैं। यानी कि जो भी राजा महाराजाओं के सबके पास अपने टाइटल्स थे वो सभी के सभी आर्टिकल 18 के अंडर अबॉलिश कर दिए गए हैं। और फिर आता है राइट टू फ्रीडम। और हमारे पास जो है छह तरह की फ्रीडम्स हैं, और वो जो फ्रीडम्स हैं वो मेंशन्ड हैं आर्टिकल 19 में। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो फ्रीडम्स हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। और जो आर्टिकल 20 है वो डिफाइन करता है डबल जेपर्टी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन। और फिर आता है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 21 और 21A। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो डिफाइन करता है राइट टू लाइफ को, जिसके अंदर जो है एजुकेशन, प्राइवेसी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है हर एक आदमी का हक है। और आर्टिकल 21 जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और फिर आता है आर्टिकल 22, जिसमें जो है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अरेस्ट। यानी कि और वो प्रोटेक्शन के अंदर जो है दो चीजें आती हैं। यानी कि एक तो जो है आपको जो है वकील अपना वकील करने की, अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो आपके पास जो है दो चीजें हैं जो आपके पक्के जो है अधिकार हैं। एक तो है राइट टू लॉयर, आप वकील कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सरकारी वकील कर सकते हैं। और आपको जो है पुलिस ने जब अरेस्ट कर लिया उसके 24 घंटे के बीच में तक अंदर अंदर जो है आपको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पुलिस को पेश करना होगा। और फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इसके अंदर हैं दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 एंड 24, जिसमें जो है कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर, यानी कि आपको बंदी बनाकर कोई भी धक्के से काम करवाना और इंसानों की जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी, इसको प्रोहिबिट किया गया है। और फिर आता है चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24, जिसमें जो है जो भी बच्चा 14 साल से कम का है वो कहीं भी हजार्डस जॉब नहीं कर सकता, और ये जो है क्राइम माना जाएगा अगर एक आदमी उससे कोई क्राइम कराता है। और फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि कोई भी आदमी कोई भी जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है इंडिविजुअल प्लस ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम। यानी कि आप कोई भी ग्रुप
या इंडिविजुअली कोई भी जो है रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, नो मैटर कि आपका जन्म किसी भी धर्म में हुआ हो या आप किसी भी जो है संस्था से जुड़े हुए हों। और जो है सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी भी धर्म को जो है ऊपर नहीं रखेंगे, वो हमारा नेशनल एजेंडा जो है उसको आगे रखेंगे। और फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें जो है माइनॉरिटीज हैं उनको जो है अपनी स्क्रिप्ट, कल्चर और इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ जो है चीज़ों की छूट दी गई है। यानी कि अगर हम माइनॉरिटीज में बात करें कि अगर जो सिख हैं, मुस्लिम हैं, वो अपने जो है अपने कल्चरल को, अपनी स्क्रिप्ट्स को और अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, या क्रिश्चियंस भी हैं, आपने ज़्यादातर क्रिश्चियंस के स्कूल देखे होंगे, उनको जो है कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, और हम एक तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर भी कह सकते हैं कि उनके पास एक पावर है कि वो अपने जो है खुद के स्कूल्स को जो है ओपन कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा सिक्स्थ राइट, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आता है आर्टिकल 32 में। इसको जो है हार्ट एंड सोल भी कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन की, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है अगर हम बात करें रिट्स की, तो हमारे पास जो है 5 तरह की रिट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने यूएसए से लिए थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और नॉट एब्सोल्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कंप्लीट अबॉलिशन नहीं होगी। अगर हम बात करें कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अमेंड नहीं किया जा सकता। सो जो हमारे रिट्स हैं इनको मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरी जो है डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप जो है ऐसे बस इसकी एक तरह से रीडिंग ले लीजिए। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, 1857 का रिवॉल्ट, यानी कि 1857 की क्रांति, जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मानी जाती है। तो हम बात करेंगे, वैसे तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल में वीडियोस भी बनाई हैं, पर आज हम इसकी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बताऊंगा। सो जो 1857 का रिवॉल्ट है उसके कारण क्या थे, उसके 4 मेन कारण थे: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और रिलीजियस। अगर हम पॉलिटिकल कारण की बात करें, सो जो लॉर्ड डलहौजी जो है एक नीति लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, और उस नीति के तहत जो है अगर किसी राजा के पास अपना खुद की संतान नहीं होती थी, तो जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है अंग्रेजों के अंडर चली जाती थी। और अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगाया जा रहा था, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी और हमारी जो एग्रीकल्चर था उसके ऊपर भी। और जो जमींदारी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पीजेंट्स को और फार्मर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहा था। और तीसरा कारण था मिलिट्री, जो हमारे इंडियन सिपाहीज थे उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और उनको कम सैलरी भी दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, उनको खाना भी बेकार दिया जाता था। और उनके खिलाफ एक टैबू भी था, यानी कि ओवरसीज ट्रेवल। हिंदू धर्म के तहत जो है हमारे जो कुछ लोग हैं वो मानते थे कि हमें ओवरसीज में जो है ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेद हैं वो हमें इससे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर हम रिलीजियस चीज़ों की बात करें, कि रिलीजियस अड़चन जो थी, क्योंकि जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज, यानी कि एक जो है अफवाह फैल गई थी कि जो ये कारतूस है, यानी कि जो गोली में पड़ने वाला कारतूस है, इसके ऊपर गाय और सूअर का मांस लगाया जा रहा है। और यही जो चीज है एक विद्रोह के लिए सामने आई। और ये जो है ये हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स दोनों को हर्ट कर रहा था, क्योंकि जो एक सूअर है वो मुस्लिम धर्म में जो है पवित्र माना जाता है, और गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। अगर हम रिवोल्ट सेंटर्स और उनके लीडर्स की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना है। सो जो दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर जो है इसको लीड कर रहे थे। असल में जो है ये रिवोल्ट को इनके जो है कमांडर इन चीफ उन्होंने हैंडल किया था, पर क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर तो जो है वो 80 साल के थे, पर जो है लीडर यही थे। और कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने इनको लीड किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनको जो है बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों ने भी मान सम्मान बख्शा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़े थे। और इनको एक फ्रेंच जो है सेंट से भी रेफर किया गया था, क्योंकि वो भी एक लेडी थी जो इतनी ही बहादुरी से लड़ी थी। और बिहार में जो है इस रिवॉल्ट को कुंवर सिंह ने लीड किया था। और फैजाबाद में मौलवी अहमद अहमदुल्ला शाह ने। अगर हम रिजल्ट की बात करें कि ये जो है क्रांति ये फेल क्यों हुई, सो सबसे पहला कारण ये है कि एक पुअर प्लानिंग थी, कोई कॉमन गोल नहीं था सभी रिवॉल्ट करने वालों के पास। और जो ब्रिटिश थे वो हमसे ज्यादा एडवांस थे, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे। और जो अंग्रेज थे उन्होंने ये जो है क्रांति इसको बहुत ज्यादा जल्दी से जो है सप्रेस कर लिया था।
क्योंकि और हमारी जो लीडर्स थे वो भी एक तरह से फेल रहे, क्योंकि उनकी जो क्रांति थी वो क्रांति आम लोगों तक नहीं रही, वो सिर्फ शाही घरानों तक रही। अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन ने इससे अगले साल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उनका कंट्रोल छीन लिया इंडिया से, और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के ऊपर जो है अपना दबदबा जमा लिया और अपनी सरकार बना दी। और उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडियन सिविल सर्विसेज, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। अगर हम मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो मंगल पांडे है, इनको जो है स्पार्क ऑफ रिवोल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है बैकअप वॉर में सबसे पहले जो है रिवोल्ट शुरू किया था। वो वही जो है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने वाले के, यानी कि वो कारतूस के ऊपर जो है चर्बी लगी होती थी। अगर हम बात करें कि पहला शहीद कौन था इस रिवॉल्ट का, वो थे मातादीन बंगी, जो कि एक दलित वर्कर थे। अगर हम ब्रिटिश कमांडर उस समय के उनके बारे में बात करें तो वो है कॉलिन कैंपबेल और जनरल हैवलॉक। और इस इसको जो है इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने में कॉलिन कैंपबेल का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जो वीडी सावरकर है, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया जॉन ऑफ आर्क भी कहा गया था। और जो जॉन ऑफ आर्क जो है, ये जॉन ऑफ आर्क, ये जो है एक फ्रेंच लेडी थी, जिनको फ्रेंच नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो है हम इनको फ्रेंच प्रोटेक्टर की तरह भी देखा जाता है। और ये फ्रेंच नेशनलिज्म में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह को देखा जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जॉन ऑफ आर्क जो है एक लेडी थी, उनको फ्रांस में ऐसे देखा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इंडिया की जॉन ऑफ आर्क है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जिसमें इंडियन रिवर्स हैं जो कि लाइफलाइन ऑफ इंडिया है। तो हमारे पास दो तरह की नदियां होती हैं, एक जो है हिमालयन रिवर्स और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो स्नो फेड है, यानी कि जो बर्फ है वो पिघल कर जो है पानी हिमालयन रिवर्स में आता है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल रिवर्स हैं, यानी कि वो बरसात के समय ही चलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गंगा से, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज हो जाती है। और फिर आती है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर बाद में जाकर ही इलाहाबाद में जो है गंगा में मर्ज हो जाती है। और फिर आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि तिब्बत से निकलती है और वहां पर इसको सांगपो भी कहा जाता है, और ये भी जाकर जो है बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। और फिर आती है गोदावरी, जो नासिक महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। और फिर है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और फिर आती हैं हमारी दो अरेबियन सी में मिलने वाली नदियां, जो है नर्मदा और तापी। जो नर्मदा है वो अमरकंटक एमपी से निकलती है, और तापी जो है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। और ये दोनों की दोनों जो है अरेबियन सी में जाकर जो है मिल जाती हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है, और नर्मदा और तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और ये बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। और इनमें एक चीज और कॉमन है कि ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं। अगर हम इंटरलिंकिंग रिवर्स की बात करें, जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हैं वो एम टू कंट्रोल फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, यानी कि जो रिवर्स की इंटरलिंकिंग होती है वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, और ड्रॉट्स को यानी कि जो हमारी सूखा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जो है पंजाब के एरिया में से पांच नदियां निकलती हैं। पंच, सो जो आप देख सकते हैं पंच प्लस आब, विच मीन्स आब मीन्स रिवर्स। सो जो वो पांच नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और रिवर लाइक गंगा आर सेक्रेड इन इंडियन कल्चर, यानी कि गंगा जो है एक धार्मिक नदी की तरह से देखा जाता है। और तेहरी डैम जो भागीरथी भागीरथी नदी पर है, जो तहरी डैम वो इंडिया की लार्जेस्ट डैम है। अगर हम रिवर डिस्प्यूट की बात करें तो जो कावेरी है कर्नाटका तमिलनाडु में, वो एक डिस्प्यूटेड रिवर है कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। और जो सतलुज यमुना लिंक नदी है वो पंजाब हरियाणा में डिस्प्यूटेड है। यानी कि ये दो स्टेट्स की जो डिस्प्यूटेड नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं, एक तो है कावेरी और दूसरी है सतलुज यमुना लिंक, जिसके ऊपर जैसे कि आपने गाना भी सुना होगा सिद्धू मूसेवाले का SYL। इंडियन इकोनॉमी और बजट और फिशियल टर्म्स की बारे में अगर हम बात करें, सो इसमें से वैसे तो मैं आपको मिसलेनियस पॉइंट्स बता देता हूँ पहले, इनमें जो इम्पोर्टेंट है। सो जो फिशियल टर्म्स हैं, पहले हम इनकी बात करें। सो जो फिशियल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अगर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जो है आरबीआई कंट्रोल करती है, जिसके अंदर आ जाता है रेपो रेट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। सो अगर हम मिसलेनियस पॉइंट्स की बात करें तो जो इंडिया का बजट है उस वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर हम इंटरिम बजट की बात करें तो ये जो है
तब प्रेजेंट किया जाता है जब इलेक्शन ईयर हो, जैसे कि 2024 में हुआ था, यानी कि जिस साल में इलेक्शन होने हो। जैसे कि 2024 में इलेक्शन थे, उससे पहले सरकार थी बीजेपी की थी। तो जो बीजेपी जो है, इन्होंने जो है एक कच्चा बजट पास किया था। अगर ये इलेक्शन के बाद जो आते हैं, तो ये जो है उसी सेम बजट को रख सकते हैं या थोड़े बहुत चेंजेस लाकर नया बजट रख सकते हैं। पर अगर सरकार कांग्रेस बना लेती तो वो नया बजट लाते। अगर हम बात करें, बजट प्रिंटिंग वाज वंस डन इन सीक्रेसी इन राष्ट्रपति भवन। जो जो बजट प्रिंटिंग है, ये राष्ट्रपति भवन में पहले की जाती थी। और जो हलवा सेरेमनी जो है, ये एक ट्रेडिशन है, जो कि जब बजट के जो डॉक्यूमेंट हैं, जब इसको जो है प्रिंट किया जाता है, जो बजट के डॉक्यूमेंट हैं, तब एक हलवा सेरेमनी होती है, यानी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और जिन्होंने उनको असिस्ट किया, वो हलवा बनाकर खुद वो उस हलवे को खाते हैं। जैसे कि आपने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला ताई जी, आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। पिछले साल जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल भी हुई थी। सो अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप हमारे चैनल पर हमने पॉलिटी का, हमने हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के अंदर भी हमने मेडिवल, मॉडर्न और एंशियंट का सबका सिलेबस पूरा कर चुके हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं साइंस की, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सो चलिए शुरू करता हूँ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो जो माउथ है, उसमें जो है सलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि स्टार्च को जो है डाइजेस्ट करता है। और फिर आता है हमारा ऑर्गन जो है ओसोफेगस, ये जो है हमारे खाने को जो है मूव करता है। और फिर आता है स्टमक, जिसमें जो है HCl एक केमिकल होता है, और इसके साथ जो है पेप्सिन भी होता है, जिसके साथ जो है मिलकर ये दोनों प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। और फिर आता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारी सबसे ज्यादा जो है डाइजेशन होती है और ऑप्शन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसमें कोई भी हमारी जो है डाइजेशन नहीं होती। इसमें सिर्फ जो है ये हमारा सिर्फ पानी सोखती है, और जो हमारी फीसिस है उसको जो है तैयार करती है। और फिर आता है हमारा एनस, जहाँ से जो वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो हमारे पास तीन तरह के ग्लैंड्स हैं। पहला है लीवर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड। अगर हम लीवर की बात करें, तो इसमें जो है बाइल प्रोड्यूस होता है। और जो पैनक्रियाज है, इसमें जो है इंसुलिन और बाकी के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है पेप्सिन जो है, ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करता है। अगर हम मिसलिनियस पॉइंट्स की बात करें, तो इसमें जो है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो ये 7 मीटर लंबा होता है। और जो एंजाइम्स फॉर प्रोटीन, ये देखिए, ये मैं आपको बता के आया हूँ पहले ही, कि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये जो है पेप्सिन ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ट्रिप्सिन जो है ये पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होती। सो जो रूमिनेंट्स लाइक काउ, यानी कि जो जैसे कि भैंस होती है, इनके पास जो है, या गाय होती है, इनके पास 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है, और ह्यूमंस के पास एक 1 चेम्बर्ड स्टमक होता है। अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, कि जो कौन सा माल न्यूट्रिशन है, वो किस न्यूट्रिशंस की लैक के वजह से होता है, यानी कि कौन सी बीमारी किस चीज की कमी से होती है। अगर हम बात करें क्वाशिक्रोड, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। और स्कर्वी जो है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। सो दिस वाज समरी वीडियो। इसको आप एग्जाम में जाने से पहले जो है एक बार क्विकली देख लीजिए। इसको जो है आप 1.5x की स्पीड के ऊपर भी देख सकते हैं, अच्छे जो है रिजल्ट उसके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।